हेलो एवरीवन। स्टूडेंट कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो रदरफोर्ड का अटॉमिक मॉडल है। अटॉमिक मॉडल डिफरेंट आते गए। हर साइंटिस्ट अपने एतबार से, अपने लिहाज से, अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपनी लर्निंग और अपने एक्सपेरिमेंट्स के हिसाब से मॉडल्स देता गया और एंड पर हमारे पास कुछ फाइनलाइज फॉर्म आ गई है एटम की, जो कि आज मोस्ट एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ पर हमारे पास कोई प्रॉपर एक मॉडल आया एटम का, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है। इसने एक्चुअली समझने की कोशिश की कि एटम्स के अंदर क्या चीज़ है। इस टॉपिक में बेसिकली हम क्या कवर करने जा रहे हैं, इसमें हम कवर करेंगे रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल में मेन इसका इंट्रोडक्शन, फिर इसका एक्सपेरिमेंट, फिर ऑब्जर्वेशन, और फिर उसके रिजल्ट, और फिर फाइनली इसकी कुछ ड्रॉबैक्स हैं इस मॉडल के। तो वो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है क्या, किस चीज़ के बारे में है और क्यों ये मॉडल पेश किया गया। इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें, इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के इंट्रोडक्शन में। फिलहाल डायग्राम का आप इग्नोर करेंगे और डायरेक्ट इंट्रोडक्शन पर आ जाएंगे। तो इंट्रोडक्शन में इसने रदरफोर्ड ने एक गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो सोने की एक प्लेट पर किया गया। तो इसमें हम लिखेंगे रदरफोर्ड परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स, रदरफोर्ड परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट, एक तजर्बा किया, क्या देखने के लिए, टू ऑब्जर्व, ये मुशाहदा करने के लिए कि हाउ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्टिकल्स could coexist in an atom, could coexist in an atom। तो ये इसका इंट्रोडक्शन है। रदरफोर्ड देखना चाहता था कि पॉजिटिव और नेगेटिव स्पीशीज़ हैं जिनकी पीछे बात हो चुकी है, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स की हमने दरियाफ्त की, वो किस तरह एटम्स के अंदर रह सकती हैं। तो इनको ऑब्जर्व करने के लिए रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट क्या था, एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं जी हम। एक्सपेरिमेंट की अगर बात करें, एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉयल ली। ये समझे आपके पास एक गोल्ड प्लेट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी थिकनेस भी उसने बताई। इस पर उसने अल्फा पार्टिकल की बौछार की। ये साइड पे जो मैंने पॉजिटिव स्पीशीज बनाई हुई हैं और आगे मैंने एरो से शो करवाई हैं रेज। तो इनकी बौछार करवाई किस पर, गोल्ड फॉयल पर। किन की? अल्फा पार्टिकल्स की। जब उनकी बौछार करवाई तो कुछ चीज़ें उसने ऑब्जर्व की, तो वही हम वन बाई वन लिख लेते हैं और साथ साथ अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो उसने क्या किया, रदरफोर्ड ने ही क्या किया, बम्बार्ड की अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स को कहाँ बम्बार्ड किया? ऑन अ 0.4 टाइम्स 0 इंटू 4 सेंटीमीटर थिक गोल्ड फॉयल। रदरफोर्ड ने हीलियम पार्टिकल की बुछाड़ की किसके ऊपर? 0.00004 सेंटीमीटर थिक गोल्ड फॉयल पर बुछाड़ की। ठीक है जी, बुछाड़ की। अब ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, अगर इनकी बात करें तो अल्फा पार्टिकल्स आर पोलोनियम या रेडियम सोर्स से निकाले गए, और ये रेडियो एक्टिव हैं। आर सोर्सेस दैट आर एक्चुअली रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, रेडियो एक्टिव थे। फिर ये क्या कर सकते थे, जो कि इन शॉर्ट अगर हम बात करें सारा, यानी कि ये कहानी यहाँ तो दूसरा पॉइंट बयान करने का मतलब कि ये मादे के अंदर दीज कैन पेनिट्रेट इनटू मैटर टू सम एक्सटेंट। मादे के अंदर कुछ हद तक सलाहियत कर सकते थे ये जो पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल उन्होंने इस्तेमाल किए। अच्छा जी, अल्फा पार्टिकल इस्तेमाल किए। फिर उन्होंने इन अल्फा पार्टिकल का जो रिजल्ट था वो उन्होंने इनको ऑब्जर्व किया। कहाँ पर?
अल्फा पार्टिकल्स ऑब्जर्व्ड होना, कहाँ पर ऑब्जर्व किए, यहाँ पर एक जिंक सल्फाइड की कोटेड वाली एक स्क्रीन लगा दी गई, एक प्लेट लगा दी गई, जिसके ऊपर उन्होंने इनको ऑब्जर्व किया। यहाँ से अल्फा पार्टिकल की बुछाड़ करवाई, ये एक गोल्ड प्लेट है, यहाँ तक इसके मैंने एटम शो करवा दिए ये बड़े बड़े, तो इन पर बुछाड़ करवाई और जो रेज इसमें से अल्फा पार्टिकल्स गुजर के गए उनका जो अक्स था वो इस पर, या उनका जो उनकी बुछाड़ है उसको ऑब्जर्व किया किस पर, जिंक की कोटेड प्लेट पर। ऑन ऑब्जर्व्ड ऑन अ जिंक सल्फाइड कोटेड प्लेट, जिंक सल्फाइड कोटेड प्लेट, ठीक है। तो ये था उसका एक्सपेरिमेंट जो कि 2-3 पॉइंट्स पर ज़्यादा बेस करता है। क्या जी, हीलियम पार्टिकल्स है, अल्फा पार्टिकल की बुछाड़ करवाई है किस पर, सोने की प्लेट पर, उसकी थिकनेस कितनी है वो हमने यहाँ पर जिक्र कर लिया उसका। उसमें से फिर जो आगे चीज़ें निकल के गई, गुजर के गई, शुआएं, रेडिएशन या अल्फा पार्टिकल्स, उनको ऑब्जर्व किया गया किस पर, आगे एक जिंक कोटेड प्लेट लगाकर। तो इसके बाद इन एक्सपेरिमेंट से एक्चुअली उसने क्या किया, ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट लिख देना मैं बेहतर समझूंगा, एज गिवन इन अ बुक। वो क्या है कि यहाँ से प्लम पुडिंग मॉडल जो था वो रिजेक्ट कर दिया गया इस तजर्बे के बाद। प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम रिजेक्टेड, वाज रिजेक्टेड। उसने कहा जी मैं प्लम पुडिंग मॉडल को नहीं मानता इस तजर्बे के बाद। अच्छा, इसके बाद कुछ ऑब्जर्वेशंस है इसकी कि उसने तजर्बा तो कर लिया और इसके साथ कुछ ऑब्जर्वेशंस की उसने। ऑब्जर्वेशंस को देख लेते हैं क्या क्या ऑब्जर्व किया उसने। कुछ 2-3 चीज़ें उसने ऑब्जर्व की, फिर उन्हीं की बेस पर कुछ रिजल्ट्स निकाले। ऑब्जर्वेशंस की अगर बात करें तो कहता है कि जी मैंने तकरीबन 20,000 अल्फा पार्टिकल्स की बुछाड़ की, तो उनमें से ऑलमोस्ट ऑल अल्फा पार्टिकल्स goes through the foil undeflected या पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, कि जितने पार्टिकल्स कहता है बुछाड़ की वो तकरीबन तमाम के तमाम ही गुजर गए, मासवाए चांदे के ऑलमोस्ट का लफ्ज़ तकरीबन के लिए इस्तेमाल किया उसने, ठीक है। फिर उसने कहा आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल्स, 20,000 अल्फा पार्टिकल्स, 20,000 अल्फा पार्टिकल्स में से ओनली फ्यू डिफ्लेक्टेड एट लार्ज एंगल, पहली बात। और फिर ओनली फ्यू, चलें ओनली नहीं लिखते, फ्यू लिख लेते हैं, फ्यू वन डिफ्लेक्टेड एट स्मॉल एंगल, डिफ्लेक्टेड एट स्मॉल एंगल या स्मॉल डिफ्लेक्शन शो करवाई उन्होंने। फिर कहा कि नेग्लिजिबल जो थे, नेग्लिजिबल तकरीबन ना होने के बराबर 1-2 पार्टिकल्स नेग्लिजिबली रिबाउंस्ड बैक, ये बात मैंने अपनी तरफ से लिख दी है, चलें कोई बात नहीं। तो ये था ऑब्जर्वेशन इसका कि उसने मुशाहदा किया, कहता है मैंने इतने पार्टिकल्स की बुछाड़ कराई तकरीबन सारे के सारे ही गुजर गए, कुछ चंद एक ऐसे हैं जो कि बिल्कुल थोड़े से एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए, यानी कि पार्टिकल्स गया यहाँ से सीधी जा रही है, आगे जाकर बिल्कुल थोड़ा सा टेढ़ा होके आगे जो जिंक सल्फाइड की कोटेड वाली अगर प्लेट लगाई है उसके ऊपर जाके उसने डिफ्लेक्शन शो की, ठीक है। फिर कुछ ऐसे जिन्होंने लार्ज डिफ्लेक्शन दी, बहुत ज़्यादा मुड़ गए पार्टिकल्स। चंद एक यानी कि ना होने के बराबर कुछ ऐसे हैं जो कि गए हैं टकरा के वापस आ गए पार्टिकल्स। चलें एक आध की बात करें, ना होने के बराबर नेग्लिजिबल। तो ये उसकी ऑब्जर्वेशन थी। ऑब्जर्वेशन से निकालता है फिर वो रिजल्ट्स में वो कुछ चीज़ें एटम के स्ट्रक्चर के बारे में मज़ीद आपके सामने रखता है, देख लेते हैं। अभी रिजल्ट की अगर बात करता है वो जब, तो रिजल्ट में कहता है मोस्ट ऑफ द
मोस्ट ऑफ दीज पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द फॉयल अनडिफ्लेक्टेड, थ्रू फॉयल अनडिफ्लेक्टेड। इसका क्या मतलब कि सब जब सारे गुजर के जा रहे हैं तो इसका मतलब कि एटम सारे का सारा खाली है, क्योंकि गोल्ड फॉयल जो है वो एटम से मिलकर बनी है छोटे छोटे। अब कहता है उसके जो एटम है, इसका क्या मतलब हुआ कि इट मीन्स मोस्ट ऑफ एटॉमिक वॉल्यूम जो है वो एम्प्टी है। चले यहाँ पर एरो नहीं लगाते, इज लिख लेते, इज एम्प्टी है। एटम का बहुत सारा हिस्सा खाली पड़ा है। यहाँ पर हम हेडिंग दे लेते हैं अनडिफ्लेक्शन की, ये पहला रिजल्ट है उसका। तो यहाँ से उसने कहा कि एटम का बहुत सारा हिस्सा खाली पड़ा है, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट है डिफ्लेक्शन शो करवाता है बाज़ औक़ात। डिफ्लेक्शन वाली जगह पर फ्यू पार्टिकल जो डिफ्लेक्ट हुए हैं, फ्यू वंस आर डिफ्लेक्टेड। इसका क्या मतलब है, जब थोड़े से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, फ्यू वंस आर डिफ्लेक्टेड, इट मीन्स देयर इज सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, देयर इज सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, कुछ पॉजिटिव चार्ज रखने वाली स्पीशीज दरमियान में है, जिसे हम न्यूक्लियस कह सकते हैं, एटम का न्यूक्लियस कह सकते हैं दरमियान में। कहता है जो डिफ्लेक्शन शो हो रही है, इसका मतलब दरमियान में कोई पॉजिटिव चार्ज वाली चीज़ पड़ी है, कि पीछे से हम पॉजिटिव पार्टिकल्स की हीलियम के न्यूक्लियाई की बुछाड़ करवा रहे हैं। यहाँ पर हमने जो अल्फा पार्टिकल का जिक्र किया है, ये एक्चुअल में हीलियम के न्यूक्लियाई ही है। कहते हैं इनकी बुछाड़ करवा रहे हैं, ये भी पॉजिटिव चार्ज रखने वाली स्पीशीज दरमियान से जाकर जो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो पॉजिटिव सेम चार्जेस डिफ्लेक्ट रिपेल ईच अदर। तो यहाँ से इसका मतलब कि कोई दरमियान में पॉजिटिव चार्ज रखने वाली चीज़ पड़ी हुई है जो कि डिफ्लेक्ट कर रही है, पार्टिकल्स को झुका रही है, अपनी तरफ से रिपेल कर रही है। इसका मतलब न्यूक्लियस दरमियान में पॉजिटिव चार्ज रखने वाली स्पीशी मौजूद है, ठीक है। डिफ्लेक्शन में ही फिर दूसरा पॉइंट लेके आता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि न्यूक्लियस नहीं, डिफ्लेक्शन में नहीं, हम यहाँ पर लिखेंगे रीबाउंसिंग में। रीबाउंसिंग में कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो रीबाउंस हो चुके हैं, तो रीबाउंसिंग में हम दूसरा पॉइंट लिखेंगे, तीसरा पॉइंट सॉरी, कि जो फ्यू पार्टिकल्स, फ्यू भी नहीं बल्कि चंद एक पार्टिकल, चंद एक भी नहीं बल्कि ना होने के बराबर पार्टिकल जो रीबाउंस होके आ गए, उसका मतलब रीबाउंसिंग ऑफ पार्टिकल्स, रीबाउंसिंग ऑफ पार्टिकल्स सजेस्ट दैट, वो सजेस्ट करते हैं क्या चीज़, देयर इज वेरी हार्ड एंड डेंस स्फीयर एंड डेंस स्फीयर इन द सेंटर ऑफ एटम, इन द सेंटर, कि एटम के सेंटर में कोई बहुत सख्त और हार्ड चीज़ पड़ी है जिससे कोई पार्टिकल्स रिबाउंस होकर आ रहे हैं। इसका मतलब भी फिर वही था, क्या पड़ा हुआ, न्यूक्लियस पड़ा है। अगर सामने से जा कोई चीज़ टकराती है तो इतना सख्त और अपना डेंस है, भारी है, कि चीज़ टकराने के बाद वापस पार्टिकल्स टकराने के बाद प्रॉपर वापस आ जाते हैं। तो इसका मतलब भी फिर यहाँ से ही निकलता है कि दरमियान में न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स स्पेस, इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज स्पीशी हैं, उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस ऑफ एटम। क्या बात, उसने कहा इलेक्ट्रॉन्स जो है, हमें यहाँ से पता चल गया कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर मौजूद नहीं, फिर कहाँ है, उसने कहा वो न्यूक्लियस की गिरी है, जो मैंने नेगेटिव ब्लू मार्कर से लगाए हुए हैं ये वाले सिंबल्स, तो ये इलेक्ट्रॉन्स है। कहाँ के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे होंगे शायद। इनका भी बाद में वाज़ेह हो जाता है किसके, बोर के मॉडल में। तो ये क्या हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि न्यूक्लियस के बाहर पड़े हैं, ठीक है। फिर उसने कहा कि एटम जो है बीइंग अ होल इज न्यूट्रल,
जब हम ये बात समझते हैं कि एटम, न्यूट्रलिटी ऑफ एटम की बात करते हैं, हम कहते हैं एटम बीइंग अ होल इज न्यूट्रल वन, कि एटम न्यूट्रल क्यों है। न्यूट्रलिटी से वो ये बात कहता है कि एटम एज अ होल इज न्यूट्रल। क्यों न्यूट्रल है? इस पर कोई चार्ज नहीं है एटम पर। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर है किसके? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। एटम एज अ होल कहता न्यूट्रल इसलिए है कि जितने उसके पास इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। क्या मतलब? प्रोटॉन किसके पास है? न्यूक्लियस के अंदर। इलेक्ट्रॉन कहाँ है? न्यूक्लियस के बाहर घूम रहे हैं। तो एटम की जो तादाद, एटम के अंदर न्यूक्लियस की जो तादाद, सॉरी, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की तादाद है वो किसके बराबर है? वो प्रोटॉन की तादाद के बराबर। इसका क्या मतलब? कि जितने पॉजिटिव चार्ज रखने वाली स्पीशीज़ हैं उतनी ही नेगेटिव चार्ज रखने वाले पार्टिकल या स्पीशीज़ मौजूद है। तो जब दोनों की तादाद बराबर हुई तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो एटम एज अ होल क्या हो रहा है? न्यूट्रल हो रहा है। न्यूक्लियॉन का कंसेप्ट लेके आता है वो। यहां पर उसको शुबा है। क्या शुबा है? उसको शक है कि न्यूक्लियस जो है उसके अंदर कुछ और पार्टिकल्स भी मौजूद है। तो चूंकि न्यूट्रॉन्स की बात पहले हो चुकी है तो कहता है ऑल अदर पार्टिकल्स, ऑल अदर पार्टिकल्स इन एन एटम, पार्टिकल्स इन एन एटम एक्सेप्ट प्रोटॉन, इन एन एटम की बजाय इन न्यूक्लियस कहेंगे यहाँ पर, इन न्यूक्लियस एक्सेप्ट प्रोटॉन। प्रोटॉन के अलावा जो दूसरे जितने भी जर्रात पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम न्यूक्लियॉन्स कहेंगे। वो क्या कहलाएंगे? वो न्यूक्लियॉन्स कहलाएंगे। तो यहां से फिर उसने एक और जो है सजेशन दी। क्या? सॉरी, तो ये जो है हमारे पास ओवरऑल मुकम्मल हो जाता है क्या? रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। पहले इंट्रोडक्शन है, फिर एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, रिजल्ट्स हैं, फिर उसके बाद इसके डिफेक्ट हैं। कुछ इसमें चीज़ें हैं जो रदरफोर्ड ने कहीं, वो इस लेवल पर, इस 9th क्लास के लेवल पर हम उनको प्रॉपरली एक्सप्लेन तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन चूंकि ये मॉडल सिर्फ छोटी क्लासों के लिए लिमिटेड है तो इसमें हम जो उसके डिफेक्ट हैं उन्हीं का जिक्र करेंगे। डिफेक्शन में क्या लिखता है? डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या है जो बाकी साइंटिस्ट को हजम नहीं हो पा रहे, जिनके जवाबात जो हैं वो नहीं दे पाया रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन एन एटम कंटिन्यूसली। रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द मुस्तकिल तौर पर घूमते रहते हैं। अगर मुस्तकिल तौर पर घूमते रहते तो फिर उनकी एनर्जी ज़ाया तो होती होगी ना। जब एनर्जी ज़ाया होती है तो फिर हम कहते हैं उन्हें न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए। तो जब उसने कहा कंटिन्यूसली जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं किसके गिर्द? न्यूक्लियस के गिर्द, तो फिर हम कह सकते हैं दे शुड फॉल एंड दे शुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस, फॉल इनटू न्यूक्लियस एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर वुड कोलैप्स एंड एटम कोलैप्स हो जाएगा इसे, या एटम का स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे हैं उनके पास एनर्जी कहाँ से आ रही है? तो ऐसा नहीं है कि लगातार घूम रहे हैं। ये बात तस्लीम नहीं की गई। अगर लगातार घूम रहे हैं तो फिर उन्हें घूमते घूमते एक वक्त ऐसा नहीं चाहिए जब उनकी एनर्जी खत्म हो जाए और न्यूक्लियस के अंदर गिर जाए। जब इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएंगे एटम का स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा। तो इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा, क्यों लगातार घूम रहे हैं और उनके पास ये एनर्जी कहाँ से आ रही है। तो अगर ऐसा है तो फिर तो हम इस बात को नहीं समझ पा रहे कि इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर कोलैप्स क्यों नहीं हो रहा। ये पहला डिफेक्ट या पहला ऑब्जेक्शन है इसके ऊपर। दूसरा है जी, वो स्पेक्ट्रम दो तरह का हो सकता है, या लाइन स्पेक्ट्रम या कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पर वो वाली बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स shows line spectrum.
इलेक्ट्रॉन जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम शो करते हैं, बट इसके मुताबिक वो कह रहा है इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहे हैं, तो दे शुड मस्ट गिव्स कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। किसके अकॉर्डिंग? रदरफोर्ड के कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग। रदरफोर्ड के डिफेक्ट ये साबित करते हैं, रदरफोर्ड का मॉडल ये साबित करता है कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है। जब कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है तो फिर हम कहते हैं दे शुड मस्ट गिव क्या? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। फिर उसे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम एक लगातार लाइन वाला ग्राफ शो करवाना चाहिए, इसमें वो शो करवाए कि इलेक्ट्रॉन लगातार एनर्जी खार्ज कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन गिव या शोज क्या कर रहे हैं? लाइन स्पेक्ट्रम। कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं हमें नजर आता, बल्कि लाइन स्पेक्ट्रम नजर आता है। इलेक्ट्रॉन कभी एनर्जी कभी एनर्जी ज़्यादा देते हैं, कभी कम देते हैं, कभी देते ही नहीं है बिल्कुल। तो ये चीज़ें जो दो डिफेक्ट हैं ये रदरफोर्ड के मॉडल के निकल के सामने है। पहला कौन सा था? इलेक्ट्रॉन लगातार घूम रहे हैं तो उनकी एनर्जी लूज होनी चाहिए और उन्हें गिर जाना चाहिए। तो ये चीज़ें कुछ थी। अच्छा, तो इसमें अब पास पेपर में क्वेश्चंस किस तरह आते हैं या एनुअल एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं, उनके हवाले से बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट का इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में कुछ एक्सपेरिमेंट के उसने क्यों मॉडल किया, किस लिए किया, बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है। फिर एक्सपेरिमेंट में अगर बात करें तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे कि गोल्ड फॉइल की थिकनेस कितनी इस्तेमाल की, 0.4 बार 0, फिर 4 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे 4 सेंटीमीटर सॉरी। तो ये एमसीक्यूज में बार बार चीज़ ये पूछी गई है। फिर कौन से ज़र्रात इस्तेमाल किए एमसीक्यूज में, ये बात पूछ ली जाती है। अल्फा पार्टिकल इस्तेमाल किए, कौन से सोर्स थे वो रेडियो एक्टिव थे और मादे के अंदर थोड़ी सी हद तक सराहियत कर सकते थे। ठीक है जी। फिर जो प्लेट इस्तेमाल की वो किस चीज़ की थी? वो जिंक कोटेड थी। फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन में उसने क्या ऑब्जर्व किया, ये बहुत कम शॉर्ट क्वेश्चन पूछा कि उसके ऑब्जर्वेशन बताएं। यहाँ पर रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जब पूछा जाता है, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जब पूछता है तो इसमें वो कहता है इसका मॉडल बयान करें। ये भी क्वेश्चन बहुत कम आया लेकिन आ जाता है, तो ये उसके रिजल्ट्स हैं, ये हमने बयान करने होंगे। अच्छा, जो नॉर्मल शॉर्ट क्वेश्चन आता है और मोस्टली रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन, उसकी अगर बात करें तो डिफेक्ट्स आता है। डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, दो ही डिफेक्ट है, इनको आप बुक में भी गिवन है, वहीं से आप कर लेंगे तो ये आपका एक अच्छे वाला टॉपिक तैयार हो जाएगा। इसमें वो न्यूक्लियंस की बात भी कहीं कहीं की गई है कि व्हाट आर न्यूक्लियंस अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो वो भी कि तमाम ज़र्रात जो न्यूक्लियस में मौजूद है महासवाए किसके? प्रोटॉन के पार्टिकल्स के, तमाम क्या है? न्यूक्लियंस हैं। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये न्यूक्लियंस कहाँ से आ गया। अब तक के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।